आप सभी को मेरा नमस्कार है। आप सभी का हमारे चैनल लाइफ सक्सेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस क्लास में पूर्व की परीक्षाओं में पूछे गए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों को हल करने वाले हैं, इसलिए क्लास में अंत तक बने रहें। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं कि इनमें से डॉक्टर नगेंद्र की कौन सी पुस्तक साहित्यिक अकादमी से पुरस्कृत हुई है। इनमें से कौन सी पुस्तक जो है वो साहित्यिक अकादमी से पुरस्कृत हुई है। आस्था के चरण, रस सिद्धांत, विचार और अनुभूति, रीति काव्य की भूमिका। सॉरी ये वाले प्रश्न तो हम यह पुरस्कार से संबंधित प्रश्न करा चुके हैं। यहाँ तक तो यहाँ से शुरू करते हैं। तो यहाँ तक तो हम करा चुके थे। यहाँ से शुरू करते हैं कि प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ से हुआ था। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था। नंबर ए दिल्ली, नंबर बी नागपुर, नंबर सी मॉरिशस, नंबर डी लंदन। तो प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन जो हुआ था वह नागपुर में हुआ था। कहाँ से हुआ था। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन जो हुआ था वो नागपुर में हुआ था, जो कि 10 और 12 जनवरी को 1925 में आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं कि विश्वनाथ के अतिरिक्त किस आचार्य ने साहित्य ग्रंथ नाम में प्रयुक्त किया है। विश्व के अतिरिक्त किस आचार्य ने साहित्य ग्रंथ नाम में प्रयुक्त किया है। नंबर ए भामा, नंबर बी राजशेखर, नंबर सी रुअक, नंबर डी आनंदवर्धन। तो विश्वनाथ के अतिरिक्त किस आचार्य ने साहित्य ग्रंथ में प्रयुक्त किया है। तो वह सॉरी पूरा अब दिख रहा है। तो साहित्य शब्द को अपने ग्रंथ में प्रयुक्त किया है, तो वह रुअक ने साहित्य शब्द को अपने ग्रंथ में प्रयुक्त किया है। अगला प्रश्न देखते हैं कि किस ग्रंथ में कलचुरी राजवंश के किसी सामंत की 7 नायिकाओं का नखशिख वर्णन किया गया है। वड रत्नाकर, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, राउलवेल या कुबेरमाला कथा। तो किस ग्रंथ में कलचुरी राजवंश के किसी सामंत की 7 नायिकाओं का जो नखशिख वर्णन किया गया है वह किया गया है कुबेरमाला कथा में। यह कुबेरमाला कथा में किया गया है, बल्कि कहीं कहीं पर यह राउलवेल में दिखाया गया है। कहीं कहीं पर इसका आंसर जो है वो राउलवेल मिलता है, इसलिए आप इसे एक बार सर्च करके देख सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि संत साहित्य में प्रयुक्त वंका नाली का पर्याय निम्न में से कौन सा नहीं है। संत साहित्य में प्रयुक्त वंका नाली का पर्याय निम्न में से कौन सा नहीं है। तो वह वंका नाली का जो पर्याय जो है वो वक्र नाली नहीं है, जबकि त्रिकुटी, राजदंत और शंखिनी माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो से संबंधित माना जाता है।
केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो से संबंधित माना जाता है? तो गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग। क्या? गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग से केंद्रीय ब्यूरो का संबंध जो है वो माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि हीनयान और महायान शाखा किस धर्म से संबंधित रहे हैं? हीनयान और महायान जो शाखा हैं वो किस धर्म से संबंधित रहे हैं? तो जैन धर्म से, वैदिक धर्म से, इस्लाम धर्म से या बौद्ध धर्म से? तो हीनयान और जो महायान शाखा जो थी तो वह उनका संबंध जो है बौद्ध धर्म से माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि उसने कहा था कि मुख्य पात्र का नाम है। उसने कहा था कि मुख्य पात्र का नाम है खालसा सिंह, करतार सिंह, लहना सिंह या परमिंदर सिंह। तो उसने कहा था कि मुख्य पात्र का जो नाम माना जाता है तो वह लहना सिंह माना जाता है। किसको? उसने कहा था का जो मुख्य पात्र माना जाता है वो लहना सिंह माना जाता है। उसने कहा था कि रचना जो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने की थी। अगला प्रश्न देखते हैं कि इतिहास के प्रति भारतीय दृष्टिकोण प्राय है। इतिहास के प्रति भारतीय दृष्टिकोण प्राय है आध्यात्म परक, विकास परक, यथार्थ परक, अनुसंधान परक। तो इतिहास के प्रति भारतीय दृष्टिकोण जो प्राय है वो आध्यात्मिक परक माना जाता है। कैसा? इतिहास के प्रति जो भारतीय दृष्टिकोण माना जाता है वो आध्यात्म परक को माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि श्रुति से क्या आशय माना जाता है? श्रुति से क्या आशय माना जाता है? उन्माद, विरक्ति, ध्यान या आनंद का अनुभव। तो श्रुति से जो आशय माना जाता है, श्रुति का आशय जो है ध्यान माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि प्रयोजन मूलक भाषा का प्रमुख संबंध है। प्रयोजन मूलक भाषा का जो प्रमुख संबंध माना जाता है वो साहित्य, कला, कल्पना और जीविकोपार्जन से माना जाता है। किससे माना जाता है? तो प्रयोजन मूलक जो भाषा का संबंध माना जाता है वो जीविकोपार्जन भाषा का संबंध जो है वो प्रयोजन मूलक भाषा से माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि समानांतर कहानी के पुरस्कारकर्ता कमलेश्वर का मूल नाम है। समानांतर कहानी के पुरस्कारकर्ता कमलेश्वर का मूल नाम है नीरज सक्सेना, कैलाश सक्सेना, गोपाल दास सक्सेना या प्रभाकर सक्सेना। तो समानांतर कहानी के जो पुरस्कारकर्ता का जो मूल नाम माना जाता है वह कैलाश सक्सेना माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि समानांतर कहानी आंदोलन ने चलाया था। समानांतर कहानी आंदोलन ने चलाया था सुदर्शन, मोहन राकेश, मुक्तिबोध या कमलेश्वर। तो समानांतर कहानी आंदोलन जो चलाया गया था तो वह कमलेश्वर के द्वारा चलाया गया था। किसके द्वारा? समानांतर कहानी आंदोलन जो चलाया गया था वह कमलेश्वर के द्वारा चलाया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं
कि इनमें से कौन सा प्रकार समालोचना का नहीं है। इनमें से कौन सा प्रकार जो है समालोचना का नहीं है। सैद्धांतिक आलोचना, आलोचनात्मक आलोचना, निर्णयात्मक आलोचना या व्याख्यात्मक आलोचना। तो इनमें से कौन सा प्रकार जो है समालोचना का नहीं है, तो वह आलोचनात्मक आलोचना जो है वह समालोचना का प्रकार नहीं माना जाता है, जबकि समालोचना का प्रकार सैद्धांतिक आलोचना, निर्णयात्मक आलोचना, व्याख्यात्मक आलोचना माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि संवेदनात्मक ज्ञान और संज्ञानात्मक संवेदन सूत्र के प्रयोक्ता हैं। संवेदनात्मक ज्ञान और संवेदनात्मक संवेदन सूत्र के जो प्रयोक्ता हैं वो रमेश कुंतल मेघ हैं, विजय देव नारायण शाही हैं, गजानन माधव मुक्तिबोध हैं, मनोहर श्याम जोशी हैं। तो संवेदनात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदन सूत्र के जो प्रयोक्ता हैं वो गजानन माधव मुक्तिबोध जो हैं संवेदनात्मक ज्ञान सूत्र के प्रयोक्ता माने जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि इन मुसलमान हरिजन पर कोटिक हिंदू वार्य यह कथन किस कवि का माना जाता है। नंबर 1 रसखान, नंबर बी भारतेंदु हरिश्चंद्र, नंबर सी परशुराम चतुर्वेदी, नंबर डी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो इन मुसलमान हरिजन पर कोटिक हिंदू वार्य यह कथन जो है किसका है, तो यह भारतेंदु हरिश्चंद्र का कथन माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि इन मुसलमान हरिजन पर कोटिक हिंदू वार्य लिखने वाले कौन थे। इन हरिजन पर कोटिक हिंदू वार्य लिखने वाले कौन थे। अमीर खुसरो, जायसी, आलम या भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इन मुसलमान हरिजन पर कोटिक हिंदू वार्य जो लिखने वाले थे तो ये पंक्तियाँ जो हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा लिखी गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने एडविन ऑर्नल्ड के आख्यान काव्य लाइट ऑफ एशिया का बुद्ध चरित्र नाम से किस भाषा में अनुवाद किया था। खड़ी बोली में, अवधी में, ब्रज भाषा में या इनमें से कोई नहीं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने एडविन ऑर्नल्ड के आख्यान काव्य लाइट हाउस एशिया का बुद्ध चरित्र नाम से किस भाषा में अनुवाद किया था, तो वह ब्रज भाषा में बुद्ध चरित्र नाम से जो है वह अनुवाद किया था। अगला प्रश्न देखते हैं कि ऋतु वर्णन तो इनके ऐसा और किसी श्रृंगारी कवि ने नहीं किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन किस कवि के लिए है कि ऋतु वर्णन इनके ऐसा किसी श्रृंगारी कवि ने नहीं किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन किस कवि के लिए है। बिहारी, घनानंद, सेनापति और पद्माकर। तो ऋतु वर्णन तो इनके ऐसा किसी श्रृंगारी कवि ने नहीं किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन किस कवि के लिए है, तो यह जो कथन है रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा सेनापति के लिए कहा गया कथन है। अगला प्रश्न देखते हैं कि कवि त्रिलोचन का पूरा नाम है। कवि त्रिलोचन का पूरा नाम है
राधिका रमण सिंह, शिव प्रसाद सिंह, वासुदेव सिंह, इनमें से कोई नहीं। तो कवि त्रिलोचन का जो पूरा नाम माना जाता है तो वासुदेव सिंह जो है वो कवि त्रिलोचन का पूरा नाम माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि त्रिलोचन का वास्तविक नाम है। त्रिलोचन का वास्तविक नाम है वासुदेव सिंह, त्रिलोकीनाथ, त्रिमूर्ति सिंह या मनमोहन सिंह। तो त्रिलोचन का जो वास्तविक नाम माना जाता है तो वासुदेव सिंह जो है वो त्रिलोचन का वास्तविक नाम माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि मैं उस जनपद का कवि हूँ, काव्य रचना किस कवि की है। मैं उस जनपद का कवि हूँ, काव्य रचना किस कवि की मानी जाती है। नागार्जुन, राग्या राघव, त्रिलोचन या केदारनाथ अग्रवाल। तो मैं उस जनपद का कवि हूँ, यह रचना जो है वो त्रिलोचन के द्वारा रचित मानी जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं कि प्रेमचंद की मृत्यु हुई थी। प्रेमचंद की मृत्यु हुई थी 1933 ईस्वी में, 1934 ईस्वी में, 1935 ईस्वी में, 1936 ईस्वी में। तो प्रेमचंद की जो मृत्यु हुई थी वह 1936 ईस्वी में हुई थी। तो इनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखते हैं कि मुंशी प्रेमचंद का वास्तविक नाम जो था धनपत राय था। क्या था? मुंशी प्रेमचंद का वास्तविक नाम धनपत राय था। इनका जन्म 31 जुलाई 1880 को वाराणसी के निकट लम्ही नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम अजायब राय और इनका निधन 8 अक्टूबर 1936 ईस्वी को हुआ था। मुंशी प्रेमचंद प्रारंभ में नवाब राय के नाम से अपनी रचनाएं उर्दू में लिखते थे। किसमें? मुंशी प्रेमचंद प्रारंभ में नवाब राय के नाम से अपनी रचनाएं उर्दू में लिखते थे। प्रेमचंद नाम दया नारायण निगम के द्वारा दिया गया था। इन्हें प्रेमचंद जो नाम दिया था वो किसने दिया था? तो इन्हें जो प्रेमचंद नाम दिया गया था वह दया नारायण निगम के द्वारा दिया गया था। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि प्रेमचंद उपनाम इन्हें प्रथम 5 कहानियों के संग्रह सोजे वतन के बाद मिला था। किसके बाद? इनको जो प्रेमचंद नाम की जो उपाधि दी गई थी वह प्रथम 5 कहानियों के संग्रह सोजे वतन के बाद इनको प्रेमचंद की उपाधि दी गई थी। परीक्षा की दृष्टि से यह बिंदु सभी बहुत महत्वपूर्ण है कि गोदान इनकी समस्त रचनाओं में सर्वाधिक प्रसिद्ध हुई। किसमें? गोदान जो है इनकी समस्त रचनाओं में सर्वाधिक प्रसिद्ध हुई थी, जो 1936 में एक कृषक वर्ग के जीवन पर आधारित मानी जाती है। कफन उनकी अंतिम कहानी मानी जाती है। किसकी? कफन जो है वो अंतिम कहानी मानी जाती है। प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट की उपाधि दी गई थी। किसकी? प्रेमचंद को एक उपन्यास सम्राट की उपाधि दी गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं कि मुंशी धनपत राय को प्रेमचंद नाम से सुशोभित करने वाले व्यक्ति का नाम है। मुंशी
धनपत राय को प्रेमचंद नाम से सुशोभित करने वाले जो व्यक्ति का नाम है मुंशी दया नारायण, मुंशी अजायब लाल, मुंशी देव नारायण, इनमें से कोई नहीं। तो मुंशी धनपत राय को प्रेमचंद नाम से सुशोभित करने वाले जो व्यक्ति थे तो वह दया नारायण ने मुंशी प्रेमचंद को धनपत राय को किसको धनपत राय से इन्हें प्रेमचंद की उपाधि दया नारायण के द्वारा दी गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं कि कवि धूमिल का पूरा नाम था। कवि धूमिल का पूरा नाम था गोरख पांडे, सुधाकर पांडे, सुदामा पांडे या इनमें से कोई नहीं। तो धूमिल का जो पूरा नाम माना जाता है तो सुदामा पांडे जो है वो धूमिल का पूरा नाम माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि इनमें से कौन भ्रमरानंद उपनाम से लिखा करते थे। इसमें से कौन भ्रमरानंद उपनाम से लिखा करते थे। विद्यानिवास है विद्यानिवास मिश्र, बाल मुकुंद गुप्त, विश्वनाथ शर्मा कौशिक या कुबेर नाथ राय, इनमें से कौन भ्रमरानंद उपनाम से लिखा करते थे। तो विद्यानिवास मिश्र जो हैं वो भ्रमरानंद उपनाम से लिखा करते थे। अगला प्रश्न देखते हैं कि कुट्टी चाटन के उपनाम के से किसके व्यक्तिपरक निबंध छपे हैं। कुट्टी चाटन के उपनाम से किसके व्यक्तिपरक निबंध छपे हैं। मुक्तिबोध, अज्ञेय, भारत भूषण अग्रवाल या नेमीचंद जैन। तो कुट्टी चाटन उपनाम से जो व्यक्तिपरक निबंध छपे हैं तो वह अज्ञेय के निबंध छपे हुए माने जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि इनमें से कौन सा गुण अथवा दोष समालोचक में नहीं होना चाहिए। इनमें से कौन सा गुण या दोष समालोचक में नहीं होना चाहिए। आलोचक विषय का सम्यक ज्ञान, निष्पक्षता, सहृदयता, ईर्ष्या की भावना। तो ईर्ष्या की भावना जो है वो एक समालोचक में नहीं होनी चाहिए। कैसी भावना। एक समालोचक में जो है वो एक ईर्ष्या की भावना नहीं होनी चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं बीति क्या है। एक वृत्ति है, एक संधि है, अवनय है या रूपक है। तो बीति जो है इनमें से क्या मानी जाती है। बीति जो है रूपक जो है एक बीति मानी जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं कि अनपेक्षित व कामुकतादर्शी समाचारों को किस वर्ग में रखा जाता है। अनपेक्षित व कामुकतादर्शी समाचारों को किस वर्ग में रखा जाता है। एकांकी समाचार, डायरी समाचार, सनसनीखेज समाचार या गर्म समाचार। तो अनपेक्षित व कामुकतादर्शी समाचारों को किस वर्ग में रखा जाता है तो वह उसे गर्म समाचार वर्ग में रखा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत की सर्व प्रमुख और एशिया की सबसे बड़ी संवाद समिति कौन सी है। भारत की सर्व प्रमुख और एशिया की सबसे बड़ी संवाद समिति कौन सी है। नेशनल न्यूज एजेंसी, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया,
यूनी वार्ता या हिंदुस्तान समाचार। तो भारत की सबसे सर्वप्रमुख एवं सबसे बड़ी जो संवाद समिति मानी जाती है वो प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया को सबसे बड़ी समिति माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि रिपोर्टर बनने के लिए क्या आवश्यक है। रिपोर्टर बनने के लिए क्या आवश्यक है? सहज बुद्धि व भाषा पर अधिकार होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक रिपोर्टर बनने के लिए सहज बुद्धि व भाषा पर अधिकार होना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं कि डेस्क के लिए समाचारों की आपूर्ति कौन करता है। डेस्क के लिए समाचारों की आपूर्ति कौन करता है? संपादक, रिपोर्टर, कंपोजिटर या प्रूफ रीडर। तो डेस्क के लिए समाचारों की आपूर्ति कौन करता है? तो वह एक रिपोर्टर जो है वो समाचारों की आपूर्ति करता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि समाचार का प्रमुख तत्व क्या है। समाचार का प्रमुख तत्व क्या है? रोचकता, उत्तेजकता, महत्वपूर्णता या सत्यता व नवीनता। तो समाचार का प्रमुख तत्व क्या माना जाता है? तो सत्यता व नवीनता जो है समाचार का प्रमुख तत्व माना जाता है। तो आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारी यह क्लास अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और ऐसी ही निरंतर प्रैक्टिस करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।